तो बड़ी खबर, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी बंपर जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में 29 में 26 निगम में बीजेपी प्लस आगे चल रहा है। बीएमसी में बीजेपी प्लस को बड़ा बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ता हुआ बीजेपी गठबंधन नजर आ रहा है। और ठाकरे ब्रदर्स के लिए बड़ा झटका ये इस बार के जो चुनाव हैं और बीजेपी प्लस को जबरदस्त सफलता यहां पर मिली है। तो कहा जा सकता है कि एक तरह से सर्वाइवल की लड़ाई थी उद्धव ठाकरे के लिए खास तौर पर, और यहां उन्हें आज एक बड़ा झटका मिला है और बीजेपी गदगद है। हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां जबरदस्त जीत का जश्न मनाया जा रहा है और सीधे सीधे कहीं ना कहीं एक बड़े नायक बनकर उभरे हैं देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और जीत में एक बड़ा अहम योगदान उनका भी है। और कहीं ना कहीं अब कहा जाए तो ये डबल इंजन की सरकार, बल्कि ट्रिपल इंजन कहा जाएगा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और अगर बात करें महाराष्ट्र में तो देखा जाए तो किस तरह से यानी राज्य में सरकार, और अब ये जो इलेक्शन जीता है नगर निगम चुनाव में जो शानदार बम्पर जीत मिली है, उससे ये बीजेपी जो है पूरी तरह से गदगद है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं। अमिताभ तिवारी हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, अजय पाठक हैं, बीजेपी के नेता, और तहसीन पुनावाला हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। किस तरह से देखते हैं आप इस जीत को बीजेपी गठबंधन की? देखिए, एक तरह से जो बीजेपी ने, देखिए ये जो बीजेपी की स्टोरी यहाँ पे शुरू हुई है महाराष्ट्र में वो 2014 से है। 2014 में बीजेपी अकेले लड़ते हुए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है जी। 2009 में बीजेपी नंबर 4 पार्टी थी महाराष्ट्र में, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी। तो वहां से जो जर्नी शुरू हुई थी 2014 से, नंबर 4 पार्टी नंबर 1 पार्टी बनती है लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं। ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है 2026 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव से, कि जो मुंबई की भी जो एक तरह से आप कह सकते हैं ताज था, या वो भी अब बीजेपी के पाले में है। तो क्लियरली बीजेपी प्रिंसिपल पोल पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में है। और सिर्फ वही नहीं, जो आप दिखा रहे हैं 29 में से 26 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में वो आगे है, यानी कि पूरा का पूरा डोमिनेंस है। 2017 में ये नंबर जब चुनाव हुआ था तो 15 था, 27 में 15 पे भाजपा आगे थी, 5 पर यूबीटी, 5 पर कांग्रेस और 1 पर एनसीपी। यानी पूरा का कंप्लीट स्वीप कर रही है बीजेपी, क्योंकि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है। यहां पर ज्यादा विकास का मुद्दा चलता है, अर्बन इलाका है ये। मुंबई में मिडिल क्लास आबादी रहती है, 50% लोग बिल्डिंग में रहते हैं, 50% लोग स्लम्स में रहते हैं लगभग। तो जो ये एस्पिरेशनल मुंबईकर है, जो एस्पिरेशनल युवा है, जो एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, वो देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं एक महाराष्ट्र के सीईओ की तरह देखता है। महाराष्ट्र ने पिछले कुछ सालों में अपनी जो टॉप की पोजीशन है जीडीपी के मामले में, जीडीपी पर कैपिटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी खोई है, तो उसको वापस लाने के लिए उनको दिखता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो राइट पर्सन है, और जो एस्पिरेशनल वोटर है वो बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा। मराठी अस्मिता की जो बात है, अब ये बात तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब बाला साहब ठाकरे ने पार्टी बनाई थी तब ये प्लैंक था। तो ये प्लैंक मराठी अस्मिता का या मराठी मानुष खतरे में है, ये तो लगभग 50-60 साल पुराना प्लैंक है। तो ठाकरे ब्रदर्स फिर से भुनाने की कोशिश कर रहे थे और क्लियरली उसमें वो सफल नहीं रहे, क्योंकि इसके अलावा विकास या डेवलपमेंट के मुद्दे पर कुछ खास। बिल्कुल तहसीन, जरा आपसे मैं समझना चाहूंगा। देखिए, अगर देवेंद्र फडणवीस का, जिनका की जिक्र अमिताभ जी भी कर रहे हैं, वो एक बड़े नायक बन के उभरे हैं, अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर शानदार काम कर रहे हो तो उसका सिला भी शायद मिला है। तो इसके जीत के जो सूत्रधार या नायक कहेंगे वो हम देवेंद्र फडणवीस को कहेंगे, उस पर आपकी क्या राय है? और साथ ही साथ क्या कांग्रेस ने पहले ही सेंस कर लिया था कि इस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, तो इसलिए अलग किया अपने आप को? और दूसरा, कहीं ना कहीं सर्वाइवल की लड़ाई थी यहां उद्धव ठाकरे के लिए, 3 दशकों तक एक छत्र राज किया हो और आज इस हालत में आ गए हैं। यानी आपने यह भी जिक्र किया कि हिसाब किताब क्या होता है, इतना बड़ा अकाउंट होता है, अगर हम बीएमसी की बात करें उसका कोई हिसाब किताब नहीं था, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो उसका आज नतीजा मिला है उन्हें। पूरे जो महाराष्ट्र के लोग थे, मुंबई के लोग खास करके, वो ठाकरे परिवार से बहुत नाराज थे। और जब राज ठाकरे जी की एंट्री होती है और अचानक से ये दोनों भाई आके कहते कि हम मराठी मानुस की अस्मिता को बचा रहे, मैं भी मराठी मानुस हूं, भाई आप क्यों बचा रहे हमारी अस्मिता? 5 साल घर में, चुनाव के वक्त मराठी मानुस खतरे में, ये ऐसे कब होता है?
और मैं आपसे बहुत जेन्युइनली किसी से भी, आपके दर्शक से पूछता हूं, राज ठाकरे का क्या कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र को? अगर कोई बता सके ऐसा क्या ताकत है उसमें कि वो महाराष्ट्र की अस्मिता को बचा रहा है। और अगर वो बचा रहे महाराष्ट्र की अस्मिता को, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए, अगर वो महाराष्ट्र की अस्मिता को बचाते, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, भगवान उनको लंबी आयु दे और स्वस्थ रखे, तब वो लोग जिस अस्पताल में जाते उसके ट्रस्टीज गुजराती है, वहां पे क्यों जाते वो? लीलावती हॉस्पिटल में जब वो उनके बच्चे को पढ़ना होता है वो बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में जाते, अंग्रेजी में पढ़ाई करते, बीएमसी के स्कूल में क्यों नहीं जाते? मैं फिर से पूछता हूं, मराठी मानुस को व्यवसाय क्यों नहीं देते? मराठी मानुस को आप कहते वड़ा पाव का स्टॉल चालू करो, मिसल पाव बेचो, और आप आलीशान 5 स्टार होटल्स में, नाइट क्लब्स में एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ पार्टी करते, गरीब आदमी को आप मारते हो, पीटते हो, उसकी वीडियो रिकॉर्ड करते हो और बोलते हम कान के नीचे लगाएंगे लौंडे को, और पैसे वालों के साथ आप कौन सी भाषा में बात करते हो? आप मराठी में बात करते हो। तो ये जो इनकी हिपोक्रेसी थी, महाराष्ट्र से परेशान हो गई थी। और राज ठाकरे के लिए एक मैसेज है, राज ठाकरे जी को मैं हमेशा कहता हूं ये महाराष्ट्र की राजनीति के पेंडुलम है, इनको मैं रिजेक्टेड ठाकरे बुलाता हूं। 2014 में मोदी जी का समर्थन कर रहे थे, 2019 में राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहे थे, 2024 में फिर से मोदी जी का समर्थन कर रहे थे, और 2025-26 में अपना समर्थन उद्धव जी के साथ। कल तक कहते हम आपके कौन, आज कहते हम साथ साथ हैं। भैया आपने किया क्या उसका कोई नहीं। दूसरा आते हैं उद्धव जी के ऊपर। उद्धव जी को मामू बनाना था पूरे महाराष्ट्र को, मराठी वोट और मुस्लिम वोट। क्या क्या आपने इन लोगों के लिए? कुछ नहीं। अच्छा, मैं एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। हाँ। मराठी मानुस की अस्मिता बचाने को आदरणीय बाल ठाकरे जी के बाद सारा टैलेंट राज ठाकरे जी, और राज ठाकरे जी के बाद उनके नेपो बेटे में आ गया। ये क्या, और कोई मराठी मानुस नहीं मिला मराठी अस्मिता बचाने को? ये दो मिले। मतलब ये क्या है? आप, उनका बेटा इंटरव्यू भी देता, उसको ये भी नहीं पता ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है। वो कहता पापा अगर चीफ मिनिस्टर बनेंगे हम ट्रेन रोकेंगे। सोचिए आप, ये लोग कैसे इसको गंभीरता से लेंगे। कांग्रेस पे भी आ जाइए तहसीन। कांग्रेस ने एक गलती भी की। कांग्रेस को मुंबई में लड़ना चाहिए था। कांग्रेस का जन्म पुणे मुंबई में हुआ है, पुणे मेरा शहर है। अगर कांग्रेस के पास वो उतने रिसोर्सेज नहीं थे, वो प्रियंका जी, सचिन पायलट, शशि थरूर को उतार सकती थी मैदान के अंदर। अगर ये लोग जाते, आप मुझे बताइए, आप एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और आप मीडिया को करीब से देखते हो और पॉलिटिक्स को, क्या आप लोग कवर नहीं करते कांग्रेस को? बताइए, अगर शशि थरूर होते, एक मोमेंटम होता, लोग जाते, आप कैंपेनिंग करते, बट फाइट में ही नहीं थी कांग्रेस। कौन छोड़ देता एक फाइट? हर गली पे, हर सड़क पे पॉलिटिक्स क्या होता? मैं आपको एक चीज बताता हूं। 6 फरवरी को एक कांग्रेस के एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रेयर मीट था, और उस दिन मुझे कुछ बीजेपी के लोग मिले और उन्होंने मुझे बताया उस प्रेयर मीट में कि जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बीजेपी कदम नहीं रख सकती थी उस लोकसभा क्षेत्र में, ना ही पवार कदम रख सकते थे। उसको अपने जेल में डाला, वो गुजर गए। कांग्रेस ने एक लाइन भी नहीं निकाला उसके कंडोलेंस के लिए। सोचिए आप चीज। और जब वे गुजर गए, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा के लोग आए, एनसीपी के लोग आए। मैं यही कह रहा हूं, अगर आपके लोगों को आप प्रोत्साहित नहीं करोगे, आप नहीं लड़ोगे, आप उनके लिए फाइट नहीं करोगे। पॉलिटिक्स क्या होता है? पॉलिटिक्स 24/7 लड़ना होता है, हर स्थिति में लड़ना होता है। ठीक है तहसीन, अब जरा मैं अजय पाठक जी के पास आना चाहूंगा। अजय जी, जरा देवेंद्र फडणवीस के बारे में हमें बताइए। हालांकि अभी हमने सुधांशु त्रिवेदी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, कहीं ना कहीं ये परसेप्शन की लड़ाई भी होती है ना। पश्चिम बंगाल में आपको लगता है इससे आपको फायदा होने वाला है? जो कुछ महाराष्ट्र में जिस तरह की ये शानदार जीत की ओर आप बढ़े हैं और शानदार जीत हासिल हुई है, और देवेंद्र फडणवीस के बारे में आप जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह से वो मेहनत करते हैं, कैसे इतने बड़े नायक बन के उभरे, एक मुख्यमंत्री जो रात दिन एक कर दिया हो इस इलेक्शन के लिए। नहीं, देखिए भारद्वाज जी, देवेंद्र जी, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जब पहली बार महाराष्ट्र के 2012 में अध्यक्ष बने, तो आप ये समझिए कि हमारे पास तहसीन भाई यहीं के रहने वाले हैं, पूना के, उनको पता होगा ना, हमारा मराठवाड़ा से लेकर के और कोंकण में हमारा कोई संगठन ही नहीं था। लेकिन देवेंद्र जी ने 2012 में जब वो अध्यक्ष बने तो 1.5 साल इतनी मेहनत की कि वो सुबह 3 बजे सोते हैं और फिर 6 बजे आपको तैयार मिलेंगे।